अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आकिब शहज़ाद। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था बायोकेमिस्ट्री का डिस्कशन करना, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का पेपर है 2022 का, और बुकलेट सीरीज़ ए है, 60 क्वेश्चन से 70 मिनट से। तो हमने इसका पार्ट ए जो है वो कंप्लीट किया, जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज हमें 31st क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, सो लेट्स गो ऑन दैट। तो question 31 we have is which of the following does not contain any membrane, यानी इनमें से कौन सा जो ऑर्गेनली है इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता। राइबोसोम, प्लांट वैक्यूल, एंडोसोम, वेसिकल। वेसिकल में मेम्ब्रेन होता है, टाइनी सिंगल मेम्ब्रेन होता है। एंडोसोम में भी सिंगल मेम्ब्रेन होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवर्ड बल्जिंग होती है। प्लांट वैक्यूल, इसको तो बड़ा सा एक अपना मेम्ब्रेन होता है। तो राइबोसोम की बात करेंगे, वहाँ पे प्रोटीन, राइबोसोमल प्रोटीन होता है, और वहाँ पे राइबोसोमल आरएनए होता है। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। तो पार्ट ए जो है इसका आंसर है। क्वेश्चन 32, विच ऑफ द हिस्टोन्स बाइंड्स टू द लिंकर डीएनए दैट लिंक्स टू एडजेसेंट हिस्टोन्स, यानी हमारे जो वहाँ पे बीट्स ऑन द स्ट्रिंग मॉडल जब हम पढ़ते, वहाँ पे जो हिस्टोन कॉम्प्लेक्स होता है H1 H2A H2B H3 एंड H4, वहाँ पे जो बीच वाला स्ट्रेच होता है डीएनए का, उसके ऊपर जो है एक हिस्टोन प्रोटीन ऐड होता है। वो H3 H4 H2A H1, इनमें से कौन सा है? तो हमारा H1 जो है वही लिंकर हिस्टोन होता है, जो कि लिंकर डीएनए के ऊपर बाइंड करता है। क्वेश्चन 33, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, जैसे मैंने न्यूक्लियोसोम की बात की थी अभी, स्ट्रक्चर हैज़ एन एवरेज डायमीटर ऑफ, इस न्यूक्लियोसोम का डायमीटर कितना होता है? 10 नैनोमीटर, 15 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर, 25 नैनोमीटर। तो इसका जो विड्थ होता है वो होता है 10 नैनोमीटर्स। तो क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स रिकॉग्नाइज द ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड इज़ कॉल्ड द इकोलाई लाइसेंसिंग फैक्टर, यानी इकोलाई में जब रेप्लिकेशन होती है, वहाँ पे एक डीएनए का प्रोटीन आता है जो पहले जो है ओरिजिन को जो है रिकॉग्नाइज करता है। तो हमें बोलना इनमें से कौन सा रिकॉग्नाइज करता है? डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए पॉलीमरेज 3, टोपोआइसोमेरेज 1। तो हमें पता होना चाहिए जो डीएनए ए है वही है हमारा जो रिकॉग्नाइज करता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को। जो डीएनए बी है हमारा, डीएनए बी जो इकोलाई में होता है वो है हमारा प्राइमेस। जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये सीधे सिंथेसिस करता है, तो ये रिकॉग्नाइज नहीं करता। टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट जो है ये निक करता है, यानी ये कट मारता है, जिससे सुपर कॉइलिंग जो है रिलीव होती है। ओके, तो पार्ट ए इस हिसाब से आंसर है। क्वेश्चन 35, व्हाट वाज द मेन लिमिटेशन ऑफ मार्शल नाइरनबर्ग्स फाइंडिंग्स ऑन जेनेटिक कोड? जो मार्शल नाइरनबर्ग ने भी जेनेटिक कोड के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था, तो मेन लिमिटेशन उसकी क्या थी? ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट ऑफ कोडॉन वॉज मिसिंग, कंपोजिशन ऑफ कोडॉन्स वर नॉट नोन, द सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स वॉज नॉट नोन। जैसे हमारे पास 20 या 22 अमाइनो एसिड्स है जो कि हमारे प्रोटीन्स में पाए जाते हैं मोस्टली, तो उन सब को इनकी जो जेनेटिक कोड्स होते हैं जिनको हम कोडॉन्स कहते हैं, वो सब के सब वो फाइंड आउट नहीं कर पाए। यही तो मेन लिमिटेशन थी। Okay, question 36, which of the post translational modifications can happen to chromatin histone? जो chromatin प्रोटीन होता है, जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, जो कि डीएनए के साथ जब मिलता है उसको हम क्रोमैटिन कहते हैं, तो उसकी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी हो सकती है उस प्रोटीन की, जो क्रोमैटिन प्रोटीन होता है। तो उस प्रोटीन की कौन कौन सी मॉडिफिकेशन हो सकती है वो हमें बोलना है। मिथाइलेशन, हाँ। एसिटाइलेशन, ये भी हो सकता है। एडीपी राइबोसाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, ये भी हो सकते हैं। ग्लाइकोसिलेशन या सोमोआइलेशन एंड यूबिक्यूटिनेशन, ये सारे के सारे जो है ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होते हैं प्रोटीन के। तो ये सारे के सारे डीएनए के जो क्रोमैटिन वाला प्रोटीन होता है वहाँ पे भी हो सकता है हिस्टोन प्रोटीन्स में। तो क्वेश्चन 37 वी हैव इज, two different proteins with the same molecular weight traverse different distance when run together in a native page in a cold room. The possible reason is,
यानी जब हम प्रोटीन्स को विदाउट डाइजेस्टिंग, इसको हम कहते हैं नेटिव पेज मीन्स द पॉलीएक्राइलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब हम इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, दो प्रोटीन जिनका मॉलिकुलर वेट जो है वो सेम है, तो ये डिफरेंट डिस्टेंस कब ट्रैवल करेंगे एक कोल्ड रूम में रख के। रीज़न क्या हो सकता है जब वो उन्हें डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रैवल के? द टू प्रोटीन्स एक्सपीरियंस द डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस इन देयर मूवमेंट एज पॉजेस डिफरेंट शेप्स। एंड इन प्रोटीन्स की अगर शेप जो है डिफरेंट हुई, तभी वो है डिफरेंटली उनको रेजिस्टेंस अप्लाई होगी, और वो तभी जो है एक आगे जाएगा, एक पीछे आएगा। द टू प्रोटीन्स पोजेस डिफरेंट अमाइनो एसिड का सीक्वेंस। डिफरेंट अमाइनो एसिड सीक्वेंस होने की वजह से कोई ऑप्शन रीज़न नहीं है। दे हैव नो डिफरेंट इंटरेक्शन विद पॉलीक्राइलेमाइड, ये भी नहीं है। ऑल ऑफ द अबव। तो मेन पॉसिबल रीज़न जो है उनकी डिफरेंट शेप्स की वजह से डिफरेंट रेजिस्टेंसेस जो है अप्लाई हुए, जिसकी वजह से ये सेम मॉलिकुलर वेट वाले प्रोटीन भी डिफरेंटली उस जेल पे चलेंगे। क्वेश्चन 38 फॉर जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। जो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी है ऑफ प्रोटीन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें बोलना इनमें से सही जो है वजह क्या है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी के बारे में। लार्ज और इलोंगेटेड प्रोटीन्स एंटर द पोर्स इन द बीड, यानी वहाँ पे जो बीड्स होते हैं और जब हम इनको प्रोटीन ऊपर से डालते हैं, उसमें स्मॉल साइज़ के प्रोटीन भी होते हैं, लार्ज साइज़ के प्रोटीन भी होते हैं। ये कह रहा है जो बीड्स होते हैं उनके बीच में जो होल होता है, कह रहा है कि जो हमारे लार्ज साइज़ के या प्रोटीन्स होते हैं वो उन पोर्स के अंदर चले जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। स्मॉल प्रोटीन्स एंटर द पोर्स इन द बीड, हाँ ये सही है। स्मॉल प्रोटीन्स ही बीड के अंदर चले जाते हैं। लार्ज और elongated proteins elute from the bottom of the column later, यानी वो लास्ट में निकलेंगे। जो लार्ज वाले प्रोटीन है वो लास्ट में निकलेंगे। कहाँ से लास्ट में निकलेंगे? वो तो बीड के अंदर गए ही नहीं, वो तो बाहर से ही इल्यूट आउट हो जाएंगे। यानी बीड के बाहर से ही जब निकलेंगे तो जल्दी से बॉटम पे पहुँचेंगे और जल्दी से निकल जाएंगे, यानी लेटर तो नहीं निकलेंगे, वो पहले निकलेंगे। स्मॉल प्रोटीन्स इल्यूट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कॉलम फर्स्ट। स्मॉल प्रोटीन्स जो कि वो स्मॉल साइज़ के होते हैं वो बीड के उन पोर्स के अंदर चले जाएंगे ना, तो उसकी वजह से क्या होता है वो ज़्यादा टाइम देंगे तो वो लास्ट में इल्यूट आउट हो जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी है सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। क्वेश्चन 39, हाँ एक और बात, जो भी इसमें हमारे पास जो आंसर्स है ये ऑफिशियल की से हम दे रहे हैं। Question 39, the movement of proteins in SDS page and gel filtration can be described as, यानी जो SDS पेज है सोडियम डोडेकाइल सल्फेट वाला पेज, यानी ये नेटिव पेज नहीं है, इसमें हम SDS जो है हमारा यूज़ करेंगे। और जेल फिल्ट्रेशन जो कि हमने अभी डिस्कस किया, तो इनमें जब प्रोटीन के मूवमेंट को हम डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तो इनमें सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। लार्ज प्रोटीन्स फॉलो द स्मॉलर प्रोटीन्स, यानी लार्ज प्रोटीन जो है वो पीछे पीछे चलेंगे स्मॉलर प्रोटीन्स की इन बोथ रिजॉल्विंग टेक्निक्स, दोनों में तो नहीं चलेंगे। एसडीएस पेज में ही जो है हमारे स्मॉल प्रोटीन आगे चलेंगे, बड़े प्रोटीन पीछे पीछे चलेंगे। जेल फिल्ट्रेशन में ऐसा नहीं है। स्मॉल प्रोटीन्स फॉलो द लार्ज प्रोटीन्स इन बोथ द डिजॉल्विंग, यानी स्मॉल प्रोटीन जो है वो लार्ज प्रोटीन के पीछे पीछे चलेंगे दोनों टेक्निक्स में। नहीं, एसडीएस पेज में जो है स्मॉल प्रोटीन आगे आगे होता है और लार्ज प्रोटीन पीछे पीछे होता है। जेल फिल्ट्रेशन में स्मॉल प्रोटीन लास्ट में होता है, बड़े प्रोटीन आगे होते हैं। स्मॉल प्रोटीन विल मूव फर्स्ट इन एसडीएस पेज एंड लेटर इन जेल फिल्ट्रेशन, यानी जेल फिल्ट्रेशन में स्मॉल प्रोटीन लास्ट में निकलेगा और एसडीएस पेज में पहले। ये वाला ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ये वाला भी गलत है। तो हमारा 39 का सी पार्ट ऑफ आंसर है। विच टेक्निक इज़ यूज टू ऐसे ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा, जो प्लाज्मा होता है ब्लड का, उसमें अगर हमें ड्रग की कंसंट्रेशन का पता चला ना, तो कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, रेडियल इम्यूनो, ऐसे। तो कौन सा हम जो है इसमें टेक्निक यूज़ करते हैं? दैट इज़ द ऑप्शन डी, रेडियल इम्यूनो ऐसे वो यूज़ करते हैं ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में पता चलाने के लिए। विच स्टेटमेंट्स होल्ड्स गुड फॉर एलाइजा, है ना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से जो है सही बैठता है? कैन बी यूज टू डिटेक्ट बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ये सही है। इट इज़ वेरी सेंसिटिव, हाँ ये भी सही है। एंड कैन डिटेक्ट लेस देन अ नैनोग्राम 10⁻⁹ grams ऑफ अ प्रोटीन, ये भी सही है।
एंजाइम लिंक टू एन एंटीबॉडी कैन बी मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल, ये भी सही है। सारे के सारे ऑप्शन जो है इसमें सही बैठते हैं। क्वेश्चन 42, आयरन इन हीमोग्लोबिन इज इन फेरस स्टेट एंड द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड्स टू Fe2 पॉजिटिव स्टेट में होता है आयरन। ओके, तो ये जब ऑक्सीजन वहाँ पे बाइंड करता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, किस टाइप के बॉन्ड से वो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन साइट पे, कौन सी कोऑर्डिनेशन साइट पे, 6th कोऑर्डिनेशन साइट, इट्स फर्स्ट कोऑर्डिनेशन साइट, 3rd कोऑर्डिनेशन साइट, 4th कोऑर्डिनेशन साइट। ये हमें याद रखना चाहिए, जो 6th कोऑर्डिनेशन साइट होती है वहाँ पे हमारा ऑक्सीजन आयरन पे ऐड हो जाता है। क्वेश्चन 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सी जो है हमारा ऑप्शन सही है। ओनली 50% ऑफ द ऑक्सीजन कैरीड बाय द हीमोग्लोबिन कैन बी रिलीज इन एब्सेंस ऑफ चेंज इन पीएच, यानी पीएच में कोई चेंज नहीं हुई, सिर्फ 50% जो है हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पे होगा वो रिलीज़ किया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। दे शोस कोऑपरेटिविटी, यानी एक निकल गया तो बाकी सब निकल जाएंगे, ये गलत है। विच व्हेन pH चेंजेस टू 7.2 ओनली 40% ऑफ इट इज ऑक्सीजन इज रिलीज, ये भी गलत है। हाइड्रोजन आयंस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन, नहीं, इससे तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए जो है डिक्रीज हो जाएगी। तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा ऑप्शन सही नहीं है। Question 44, the test for checking mean plasma glucose concentration over the previous 8 to 10 weeks, 8 से 10 हफ्तों में, यानी 2-2.5 महीने में, तो मीन जो हमारा ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, उसको पता कराने के लिए कौन सा टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड करते? फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन फॉर 2 days, नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हीमोग्लोबिन A1C, आपने सुना होगा HbA1c। ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, नहीं जी, ये तो नहीं है। 2 hour पोस्ट प्रांडाइल ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन, नहीं। तो सबसे जो है इम्पॉर्टेंट वो ये है कि हमें 2.5 महीने या 3 महीने बाद ये वाला टेस्ट कराना पड़ता है, HbA1c, ये कराना पड़ता है ताकि मीन ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन 8 to 10 वीक्स का पता चले। विच डिजीज कॉज एलिवेटेड SGOT एंड SGPT, लिवर के एंजाइम्स होते हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन कब रिलीज, यानी हमारे प्लाज्मा में, ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी, कब, किस कंडीशन में? ऑप्शन 1 हेपेटाइटिस A, B, C और क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस, सिरोसिस ऑफ लिवर और लिवर डैमेज फ्रॉम अल्कोहल, हेमोक्रोमेटोसिस, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे की सारी कंडीशंस है जिसमें जो है हमारा इसकी जी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है SGOT, SGPT की एलिवेट हो जाती है। SGOT जो है ये सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांस अमाइनेस, इसको हम AST भी कहते हैं, इसको हम एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेस भी कहते हैं। ऐसे जो SGPT होता है इसको ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस अमाइनेस, इसको हम ALT कहते हैं, एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेस भी कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं हमारे। ओके, क्वेश्चन 46, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल कंडीशन द एक्टिविटी ऑफ क्रिएटिनिन काइनेस इज नॉट सीन, किस कंडीशन में क्रिएटिनिन जो हमारा काइनेस है, फॉस्फोरिलेशन कराने वाला एंजाइम, नहीं देखा जाएगा? किस कंडीशन में? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में देखा जाएगा, यानी मसल्स का जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे देखा जाएगा। मसल डिजीज़ वहाँ पे देखा जाएगा। पैनक्रिएटाइटिस, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, यानी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मसल डिजीज़, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जो हार्ट का जो कंडीशन है उसको कार्डियक अरेस्ट कहेंगे, तो उसमें भी देखा जाएगा क्योंकि मसल का इन्वॉल्वमेंट है। पैनक्रिएटाइटिस में वहाँ पे वो एमाइलेस वगैरह वो वाले एंजाइम का एलिवेशन हो जाता है, तो पैनक्रिएटाइटिस जो है हमारा इसमें नहीं देखा जाएगा। 47, which of the following enzymes hydrolyzes alpha-1,4 linkages in starch glycogen to yield maltose, यानी जो हमारा alpha-1,4 लिंकेज होता है ग्लूकोज के बीच में, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो स्टार्च में या ग्लाइकोजन में होता है, तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम जो है ये वाले टाइप का बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा? अल्फा एमाइलेस, सुक्रेज तो सुक्रोज ब्रेक करेगा, लैक्टेज तो लैक्टोज को ब्रेक करेगा, ऑल ऑफ दैट, वो ये 3 जो है ऑप्शन गलत है। अल्फा एमाइलेस जो है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 48, व्हाट इज अ जीनोबायोटिक? जीनोबायोटिक क्या है? अ न्यूट्रिएंट, नहीं। मेटाबोलाइजेबल केमिकल सब्सटेंस बट नॉट अ न्यूट्रिएंट, ये सही है, यानी वो एक मेटाबोलाइजेबल केमिकल होता है सब्सटेंस जिसको मेटाबोलाइज किया जा सकता है बट वो न्यूट्रिएंट नहीं होता। नॉन मेटाबोलाइजेबल, नहीं जी।
मेटाबोलाइजेबल न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट तो नहीं होता वो। ओके, क्वेश्चन 49, इनेट इम्यूनिटी डज नॉट इंक्लूड, इनमें से कौन सी चीज़ जो है इनेट इम्यूनिटी में नहीं होती? एनाटॉमिक फिजियोलॉजिकल बैरियर, ने जो बाहर स्किन का वगैरह वगैरह इसका बैरियर होना, ये तो होता है। साइटिक या फैगोसाइटिक बैरियर, क्या ये है? इन्फ्लेमेटरी बैरियर, क्या ये है? इन्फ्लेमेशन, इनमें से कौन सा बैरियर नहीं होता? नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 50 वी हैव इज एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेज आर करेक्टराइज्ड बाय, एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जो है हमारा एडाप्टिव इम्यून सिस्टम होता है, उसके रिस्पॉन्सेज यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? स्पेसिफिसिटी, ये भी सही है, डाइवर्सिटी भी दिखाता है, मेमोरी उसकी होती है, सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन ये भी होता है, यानी हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, यानी ये सारे के सारे ऑप्शन जो है सही है। तो पार्ट सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 51, द मेजर इफेक्टर फंक्शंस दैट इनेबल एंटीबॉडीज टू रिमूव एंटीजेंस एंड किल पैथोजेंस आर, जो एंटीबॉडीज होते हैं वो कौन से पाथवे या कौन सा मेथड यूज़ करेंगे जिससे वो एंटीजेंस को रिमूव करेंगे या पैथोजेंस को किल करेंगे? ऑप्शनाइजेशन यानी वो उनको टैगिंग करेंगे, कंप्लीमेंट एक्टिवेशन की सरफेस पे बैठेंगे उनको छेद करेंगे, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी यानी टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, ये सारे के सारे वो काम करते। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 52 वी हैव इज मैच द फॉलोइंग कॉलम, यानी हमें मैचिंग कराना है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी क्या है? ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न नहीं जी, हेमोलिटिक इन्वॉल्व TH1 रिजल्ट इन आर्थस नहीं जी, मीडिएट बाय इम्यूनोग्लोबुलिन E एंटीबॉडी, यानी ये वाला जो है राइट आंसर है। तो फर्स्ट का हमारा डी पार्ट है, फर्स्ट का डी पार्ट, तो सी एंड डी दिखा रहा है। पार्ट 2 है हमारा टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी क्या है? ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एंड हेमोलिटिक डिजीज ऑफ अ न्यूबॉर्न आर इट्स एग्जांपल्स। बी का जो है हमारा ये वाला राइट ऑप्शन है, ए पार्ट। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी जो है ये आर्थस रिएक्शन दिखाता है, रिजल्ट इन आर्थस रिएक्शन। एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी जो है इन्वॉल्व्स TH1 जो है सेल्स। तो 52 का हमारा इस हिसाब से जो है 52 का डी पार्ट जो है सही बैठता है। तो 52 का हमारा डी ऑप्शन जो है सही है। तो फर्स्ट का डी पार्ट, सेकंड का ए पार्ट, थर्ड का सी पार्ट एंड फोर्थ का बी पार्ट, फोर्थ का बी पार्ट। Okay, question 53 is a large quantity of genome or a piece of DNA is needed for laboratory purpose. It can be obtained by, जो बहुत बड़ा पीस हमें अगर चाहिए, बहुत क्वांटिटी एक जीनोम की चाहिए, DNA का फ्रेगमेंट्स बहुत सारे चाहिए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन 1, ग्रोइंग लार्ज नंबर ऑफ सेल्स इन अ सेल कल्चर, बहुत सारे सेल्स को जो कल्चर किया सेल ब्रॉथ में या हमारे सेल प्लेट्स पे पेट्री डिश में हम ग्रो करेंगे, फिर हार्वेस्ट करेंगे, तो ऐसे भी हम हमारा जो DNA जो है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं बाय क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स या हमारा पॉलीमरेज चेन रे PCR करेंगे। ऑल ऑफ दैट वो ये सारे के सारे ऑप्शन सही है। इस सब से हमारा DNA जो है, DNA की जो कॉन्सेंट्रेशन है, DNA की जो क्वान्टिटी है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो क्वेश्चन 54, द टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज्ड इन रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उनके टाइप्स होते हैं। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, कौन सा टाइप जो है रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं? वो हम टाइप 2 करते हैं बिकॉज इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट। टाइप 1 और टाइप 3 जो है ये एक्यूरेट नहीं होते, ये कुछ 20, 30 या कुछ 100 बेस पेयर जो है अवे फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शन साइड जो है क्लीव करेंगे, तो ये सही नहीं होता। इस हिसाब से जो हमारा टाइप 2 है वो शार्पली जो है क्लीव करता है इनसाइड द रेस्ट्रिक्शन साइड। तो क्वेश्चन 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी? सबसे बड़ी डिस्कवरी क्या थी जिसने रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को फ़रोग दिया या इसकी डिस्कवरी को आसान बनाया रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का काम करने के लिए? कौन सी सबसे बड़ी डिस्कवरी थी? डिस्कवरी दैट DNA इज़ द जेनेटिक मटेरियल, डिस्कवरी ऑफ DNA स्ट्रक्चर, डिसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड्स, डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही वो डिस्कवरी थी जिसने रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को फ़रोग दिया या इसको आसान बनाया। चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हाईलाइट करेंगे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिखाना हमें यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के बारे में, जो वेक्टर होता है उसके बारे में।
यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम मॉलिक्यूल इज अप्रॉक्सीमेटली 10 किलो बेसिस इन साइज, ये गलत है क्योंकि वो 100 किलो बेसिस के ऊपर होता है, तो ये पहला वाला ऑप्शन ही जो है इनकरेक्ट है। बाकी हम पढ़ेंगे। इट कंटेन्स बोथ यीस्ट ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड प्रोकैरियोटिक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये सही है। इट डज नॉट कंटेन द एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, इसमें नहीं होता। इट कंटेन्स टेलोमेरेज सीक्वेंस, हाँ इसमें होता है। क्वेश्चन 57, द हीट गिवन टू एन आइडियल गैस, आइडियल गैस को हमने हीट दी का किस में, आइसोथर्मल कंडीशंस में, वहाँ पे टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं होगा। इज़ यूज टू, वहाँ पे हमने जो हीट दी वो कहाँ चली गई, वो किस लिए दी हमने, इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं होगा बिकॉज आइसोथर्मल कंडीशंस है। डू एक्सटर्नल वर्क, हाँ इसलिए दी ताकि वो अलग से बाहर हमें काम करके दे दे। इंक्रीज टेम्परेचर नहीं जी, इंक्रीज इंटरनल एनर्जी नहीं जी। हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है। 57 के बाद हमारा 58 है, कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन ऑफ कन्वर्शन ऑफ एटीपी टू एडीपी। एटीपी को एडीपी कन्वर्ट हो गया तो वहाँ से गिब्स फ्री एनर्जी हमें जो है कैलकुलेट करनी है। तो हमें ये पता होना चाहिए, इसका जो फॉर्मूला है वो डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो हमें ये सारे ऑप्शंस दिए हुए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कैल्विन में 293 कैल्विन हमारा टी निकला, ऐसे हमारा एंट्रोपी जो है 19.07 किलो कैलोरीज है, एंथैल्पी जो है हमारा डी डेल्टा एच, और जो हमारा एंट्रोपी है वो 90 कैलोरीज। तो कन्वर्शन वैल्यूज़ अप्लाई करके और जो फॉर्मूला हमारा डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वो अप्लाई करके हमारा जो ऑप्शन डी है -7.3 किलो कैलोरीज, वो आंसर आ जाता है। 59, द मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू लिक्विड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ अ ट्यूब डैश रिएक्शन। जब आइस मेल्ट होता है तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये कंट्रोवर्शियल था की में। तो इसमें जो क्या बोला जा रहा है कि हमें आइस को जब वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, ये एग्जाम्पल किस रिएक्शन की है, एंडरगोनिक यानी उसने टेम्परेचर को एब्जॉर्ब किया, या एंडोथर्मिक, ये दोनों ऑप्शन जो है इसमें आ जाते हैं। तो इस हिसाब से ये कंट्रोवर्शियल था, इसको कैंसिल किया गया। तो व्हाट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन का रिवर्स प्रोसेस जो है वो है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस उसका जो है रिवर्स प्रोसेस होता है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। इफ यू रियली एंजॉयड, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर श्योर। थैंक यू सो मच गाइज।